हम्म, अशुद्ध शब्द के जैसे रीति है, तो रीति में बड़ी है जो कि अशुद्ध है, इसमें छोटी ही हो जाएगा तो ये शुद्ध हो जाएगा। क्योंकि में इसमें भी बड़ी लगी हुई है और जिसके वजह से ये अशुद्ध हो जा रहा है, और ऐसे ही में इसमें छोटी लगा दीजिए तो ये शुद्ध हो जाएगा। इसी प्रकार भक्ति है, भक्ति में बड़ी लगने से अशुद्ध है, छोटी लगने से शुद्ध हो जा रहा है। ऐसे ही अब देखिए दूध है, दूध में छोटू लगने से गलत है और बड़ू लगने से सही हो जा रहा है। उसी प्रकार ये आपका हुआ ऊ बड़ू की अशुद्धियाँ थी, ये जो अभी मैंने फ़िलहाल आपको बताया। अब देखिए री की अशुद्धियाँ भी बहुत होती है। जैसे ऋतु, ऋतु तो कहा गया, इसमें लिखा हुआ है री, र में छोटी की मात्रा और त में छोटू, जो कि बिल्कुल गलत है। री से ऋषि वाला लगेगा और त में उ, ऋतु। उसी प्रकार ब्रिज है, दृष्टा है, ऋषि है, ऋण है, ये सब री की मात्रा के अशुद्धियाँ बतला रही। ऐसे ही ए की अशुद्धियाँ, जैसे ऐनक लिखा हुआ है जो कि गलत है, ऐनक होगा। ऐसे ऐसा लिखा हुआ है जो कि गलत है और ऐसा होगा। इसी प्रकार आ जाइए आप अड़ अड़ और न की अशुद्धियाँ। जैसे प्राणी है, प्राणी नहीं होगा, उसमें न की जगह अड़ा होगा और उसको उच्चारण में हम न प्राणी बोलते हैं, प्राणी। ऐसे ही हरिण, हरिण में बड़ी दिया हुआ है और न दिया हुआ है, न नहीं होगा और बाकी अड़ा लगा दिया जाएगा उसमें, तो वो हरिण हो जाता है। ऐसी ब व की अशुद्धियाँ, जैसे बहुत लोग वृक्ष में वृक्ष लिख देते हैं जो कि गलत है, वर्ष में वर्ष लिख देते हैं, वो भी गलत है। ऐसे ही तालाबी सा, मूर्धन्य सा, दंती सा की अशुद्धियाँ भी बहुत सारी होती हैं। जैसे कुशल, कुशल में गलती है, भाषा में गलती है। वैसे र की अशुद्धियाँ, अर्थ, अर्थ लिखा हुआ है, अर्थ है। ऐसी बहुत सारी अशुद्धियाँ हैं जो कि भाषा को व्याकरण के द्वारा उसे ठीक किया जाता है। अब देखिए ऐसे ही आशीर्वाद हुआ, क्षमा हुआ, क्षमा छ से क्षमा, और विद्यालय हुआ, श्रेष्ठ हुआ, घनिष्ठ हुआ, इन सभी में के अशुद्धियाँ होते हुए उन्हें व्याकरण के द्वारा ठीक किया गया। चलिए अब आइए वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार पे। जैसा कि हमने भाषा व्याकरण पढ़ा, अब हमारा बारी है वर्ण विचार पे। ध्वनि का समान अर्थ है आवाज़। पशु पक्षियों, विभिन्न वाहनों, रेलगाड़ी, बस, कार आदि और विभिन्न मशीनों आदि से निकलने वाली विभिन्न ध्वनियों का कोई अर्थ नहीं है। भाषा में ध्वनि वह छोटी से छोटी इकाई है जो बोलने और सुनने की दृष्टि से पृथक पहचान रखती हो। इन ध्वनियों के योग से ही शब्द बनते हैं। वाक्य में प्रयुक्त होने पर इन शब्दों को पद कहा जाता है। लेखन में ध्वनि को विशेष चिन्ह दिया जाता है, यही वर्ण कहलाते हैं। जैसे वर्ण की परिभाषा, ध्वनि की छोटी से छोटी इकाई के लिपित चिन्ह वर्ण कहलाते हैं। वर्ण के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी वर्णमाला, हिंदी वर्णमाला अ आ ई, बड़ी ई, उ बड़ू ऊ, री ए ऐ ओ औ अ अग अह। ऐसे ही क ख ग घ अंग च छ ज झ ञ ट ठ ड ढ ढ त थ द ध न प फ ब भ म य र ल व श ह। अ आ ओ औ झ ड़ ध भ ल तथा स किंचित भिन्न रूपों में भी लिखे जाते रहे हैं, किंतु आजकल उपयुक्त रूप ही सामान्य है। वर्ण के भेद, वर्ण दो प्रकार के हैं, स्वर व्यंजन स्वर और व्यंजन स्वर। जिन ध्वनियों के उच्चारण में मुंह से हवा आबाद गति से निकल जाए उन्हें स्वर कहते हैं। वर्णमाला में निर्दिष्ट अ आ ई, बड़ी ई, उ बड़ू, री ए ऐ ओ औ, ये 11 स्वर है। ऑफिस, डॉक्टर, काफी, बाल, कॉलेज जैसे अंग्रेजी के कुछ शब्दों के साथ आ ध्वनि भी हिंदी में आई है। इसका उच्चारण आ तथा ओ का मध्यवर्ती है। स्वरों का वर्गीकरण, स्वरों के भेद अनेक आधारों पर किए जाते हैं। क उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वर दो प्रकार के हैं, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर
पहला हर्ष स्वर क्या है? जिन स्वरों के उच्चारण से कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। जैसे अ, ई, उ तथा री ह्रस्व स्वर है। वैसे ही दीर्घ स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण से ह्रस्व स्वरों की अपेक्षा अधिक लगभग दुगना समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे आ, ई, उ, ए, ओ तथा ओ दीर्घ स्वर है। कभी कभी दीर्घ स्वरों के उच्चारण में काफ़ी अधिक समय लगाकर बोला जाता है, उसे प्लुत स्वर कहा जाता है। जैसे ओ, ओयम, ओइम, ओम। परंतु अब इस प्रकार लिखने का प्रचलन नहीं है। ख, उच्चारण में जीभ की स्थिति के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं: अग्र स्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर। अग्र स्वर पहला ई, बड़ी ई, ए अग्र स्वर है क्योंकि इनके उच्चारण में जीभ का अगला भाग कार्य करता है। दूसरा मध्य स्वर अ मध्य स्वर है क्योंकि इसके उच्चारण में जीभ का मध्य बीच वाला भाग कार्य करता है। पश्च स्वर तीसरा आ, उ, ओ तथा ओ पश्च स्वर है क्योंकि इनके उच्चारण में जीभ का पक्ष पिछला भाग कार्य करता है। ग, उच्चारण के समय जीभ से उठने के आधार पर ई, बड़ी, उ, बड़ू, संवरित जीभ बहुत ऊपर उठ जाती है। ए, ओ और संवरित की अपेक्षा कुछ नीचे रहती है। आ, विवरित बहुत नीचे चली जाती है तथा ए, ओ, आ, अद्र विवरित की अपेक्षा कम नीचे जाती है, स्वर माने जाते हैं। घ, उच्चारण में होठों की स्थिति के आधार पर स्वर 2 प्रकार के हैं, जैसे वृत्तमुखी, अवृत्तमुखी। पहला उ, बड़ू, ओ, तथा आ स्वर वृत्तमुखी है क्योंकि इनका उच्चारण करते समय होठों की स्थिति वृत्तमुखी गोलाकार होती है। दूसरा आ, ई, बड़ी ई, ए तथा ए स्वर अवृत्तमुखी है। स्वरों का उच्चारण यदि मुंह एवं नाक दोनों से किया जाए तो उन्हें अनुनासिक स्वर कहा जाएगा। जैसे अंग एग्जाम्पल, अंगुली में, ऊंट में, यदि अन्यथा वे निर्नुनासिक कहे जाएंगे। हिंदी में आ का अनुनासिक रूप में प्रयोग नहीं होता है। च, उच्चारण स्थान के आधार पर स्वर हमारा जैसा कि स्वर अ, आ है तो उसका उच्चारण स्थान क्या है? कंठ, कोमल तालु, और उसका ध्वनि नाम कंठ है। वैसे ही ई, बड़ी और ई, बड़ी का उच्चारण स्थान तालु और ध्वनि नाम उसका तालव। उ, बड़ू का ओष्ठ और इसका ध्वनि नाम ओष्ठ है। ओ, ए का क्या है? कंठ तालु, उच्चारण स्थान कंठ तालु और ध्वनि का नाम कंठ तालव। ओ, का कंठ ये उच्चारण स्थान कंठोष्ठ और इसको ध्वनि नाम इसका कंठ ओष्ठ है। अंग उसकी नासिका और इसे ध्वनि नाम नासिक्य है। उच्चारण स्थान स्वर यंत्र है और इसका ध्वनि नाम अली जिह्विया है। अब आइए स्वरों का प्रयोग देखें। स्वरों का प्रयोग, स्वर प्राय 3 प्रकार के प्रयुक्त होते हैं। पहला, व्यंजन के उच्चारण में व्यंजनों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से नहीं हो सकता, अतः उन्हें स्वरों की सहायता से उच्चारित किया जाता है। जैसे क हलंत क प्लस अ, क हलंत प्लस ई, की, क से बड़ी ई, की आदि। ऐसे ही दूसरा, शब्दों में स्वर मूल रूप में प्रयुक्त किए जाते हैं। जैसे आम, इमली, ईश्वर, उल्लू, रीढ़, एड़ी, ऐनक आदि में स्वर मूल रूप में है। री का उच्चारण री से छोटी ई की तरह होता है, किंतु लिखने समय इसे मूल रूप में री से ऋषि ही लिखा जाता है। शब्दों में स्वरों की मात्राएं लगाई जाती है।
अ की मात्रा नहीं होती। शेष स्वर और उनकी मात्राएं वाले शब्दों के उदाहरण इस तरह हैं, जैसे आ का काम, कमाल, ई का किस्मलीन, कठिनाई, ऊ का युग, सगुन, बड़ू का धूल कपूर, री का कृपा, अमृत, ए का खेल समेत, ऐ का कैसा, थैला, तैराक, ओ का कोना, सलोना, मनोरंजन, औ का बौना, खिलौना, मुखौटा आदि। चलिए, ध्यान देने योग्य बातें ये है कि आकार, अंक, ई, ओ, औ मात्राएं व्यंजनों के बाद लगती है और जो छोटी ई है वो मात्रा व्यंजन से पहले लगती है। यदि व्यंजन स्वर रहित है तो यह मात्रा उससे पूर्व वाले व्यंजन से पहले लगेगी, जैसे निश्चित, व्यक्ति, पश्चिम, बुद्धि आदि। बुद्धि जैसे प्रयोग अभी मान्य नहीं हुए। वैसे ही छोटू, बड़ू तथा री मात्राएं व्यंजनों के नीचे लगती है। ए मात्रा व्यंजनों के ऊपर लगती है। र के साथ ऊ की मात्रा तथा ऊ की मात्रा बड़ुई भिन्न रूप में लगता है। र को ऊ की मात्रा रू, जैसे रुद्राक्ष, रुदन, वैसे ही र को बड़ू की मात्रा में रू, रूप, रूखा, रूसी। वैसे ही श को री की मात्रा में कहने से, री लगाने से उसका रूप बदल जाता है। श को री की मात्रा श्रृंग, जैसे श्रृंगार, श्रृंखला। वैसे ही व्यंजन जिन ध्वनियों के उच्चारण में हवा पूर्ण या आंशिक रूप से बाधित होती है उन्हें व्यंजन कहते हैं, जैसे क, ख, त, प, म, ल, ह। आदि व्यंजन है। इनका उच्चारण स्वरों की सहायता के बिना नहीं हो सकता। हिंदी वर्णमाला में क से ह तक 33 व्यंजन माने गए हैं। क से म तक के व्यंजनों को स्पर्श कहा जाता है, क्योंकि इनके उच्चारण में जीवा मुख के भिन्न स्थानों का स्पर्श करती है। य और लव को अंतस्थ कहा गया है, क्योंकि इनकी स्थिति स्वर तथा व्यंजनों के बीच ही की मानी गई है। आधा श, ह व्यंजन ऊष्म कहलाते हैं, क्योंकि इनके उच्चारण में आयु के घर्षण से एक प्रकार की ऊष्मा, गर्मी पैदा होती है। अन्य व्यंजन, पहला अड़, ढ, इन दो व्यंजनों का हिंदी में पर्याप्त प्रयोग होता है। पेड़, पीड़ा आदि अनेक शब्दों में अड़ का प्रयोग देखा जा सकता है। इसी प्रकार पढ़ना, चढ़ाई, बढ़ई आदि में ढ प्रयुक्त होता है। हिंदी में ड़, व, ढ का प्रयोग शब्दों के बीच या अंत में होता है। शब्द के प्रारंभ में ये वर्ण नहीं आते। अ तथा ढ से इन वर्णों के अंतर को ध्यान में रखना चाहिए। दूसरा है ज, फ। ये ध्वनियाँ अंग्रेजी या अरबी फारसी शब्दों में साथ आई है। राज, फन जैसे शब्दों के अर्थों में अंतर इसी कारण से है। कुछ लोग अरबी फारसी से आए शब्दों में क, ख, ग आदि के नीचे भी नुक्ता, बिंद लगाते हैं।